morning, students. Welcome to Shri Karni Academy. Myself, Deepika Jain, as your business studies educator, standing in front of you. और कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सो सभी अच्छे होंगे. आज का जो टॉपिक है वो है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप. 11th स्टैंडर्ड में जब आते हैं तब हमारे सामने फर्स्ट चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा, जिसके अंदर पढ़ा व्यवसाय क्या होता है. अब सेकंड चैप्टर है व्यवसायिक संगठन के स्वरूप, यानी कि हम व्यवसाय को किस किस प्रकार से कर सकते हैं. व्यवसाय को प्रारंभ करने के लिए, यानी कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप इन भविष्य में एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप कोई व्यवसाय प्रारंभ करना चाहते हैं, तो किस संगठन में यानी किस प्रकार से आप व्यवसाय को प्रारंभ कर सकते हैं, आपके व्यवसाय का क्या स्वरूप होगा, हमारी पूरी क्लास आज इसी पे बेस्ड होगी. तो व्यवसाय को करने की बहुत सारे स्वरूप हैं, बहुत सारे संगठन होते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे इजी होता है सोलो प्रोप्राइटरशिप, एकल स्वामित्व, जहां पर व्यवसाय करने वाला एक ही व्यक्ति होता है. नाम से ही समझ में आ जाता है एकल स्वामित्व, सोलो प्रोप्राइटरशिप, जहां पर व्यवसाय का सर्वे सर्वा एक ही व्यक्ति है. सेकंड होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, संयुक्त अविभाजित परिवार, जहां व्यवसाय का संचालन एक परिवार के द्वारा और उसके सदस्यों के द्वारा किया जाता है. यानी कि उस व्यवसाय को कौन संचालित कर रहा है? एक हिंदू अविभाजित परिवार, एक जॉइंट फैमिली के थ्रू अगर कोई बिजनेस किया जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. थर्ड, पार्टनरशिप, अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यवसाय को प्रारंभ करते हैं जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, जिसका उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना होता है, तो ऐसे व्यवसाय को पार्टनरशिप फर्म या साझेदारी कहा जाता है. फोर्थ है कंपनी. कंपनी में भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, परंतु इसका अपना वैधानिक अस्तित्व होता है. अब पार्टनरशिप और कंपनी के स्वरूप में क्या डिफरेंस है? क्योंकि दोनों में हमें दो व्यक्तियों या उससे अधिक की आवश्यकता होती है. तो जब हम इन दोनों को डीप में या डिटेल में पढ़ेंगे तब हमें इनके डिफरेंसेस समझ में आएंगे. नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समितियां जिनको हम कह सकते हैं, या सहयोगी संस्थाएं, जहां जिसका ऑब्जेक्टिव लाभ कमाना नहीं होकर के कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए कुछ काम करना हो, तो वो भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का स्वरूप हो सकता है. आज की जो हमारी क्लास है वो दो टॉपिक को कवर करेगी. हम आज दो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट है सोलो प्रोप्राइटरशिप, यानी एकल स्वामित्व किसे कहा जा सकता है, और दूसरा है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, संयुक्त अविभाजित परिवार. अब फर्स्ट टॉपिक एकल स्वामित्व, सोलो प्रोप्राइटरशिप. अगर हम एकल स्वामित्व के नाम को पढ़े ना, तो इसकी डेफिनेशन हम यहीं से बना सकते हैं. क्या लिखा हुआ आ रहा है फर्स्ट लाइन में? एकल और दूसरा स्वामित्व, ऐसा व्यवसाय जिसका स्वामी कौन है? एक ही व्यक्ति है. यानी ऐसा व्यवसाय जिसका संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है. तो एकल व्यापार व्यवसायिक संगठन का एक प्रचलित स्वरूप है तथा छोटे व्यवसायों के लिए अत्यंत उपयुक्त है. एकल व्यवसाय कौन व्यक्ति कर रहे हैं या कहाँ पर उपयुक्त है? स्मॉल ट्रेडर्स, छोटे व्यवसायों के लिए. व्यवसाय के प्रारंभिक वर्षों में एकल स्वामित्व उस व्यवसाय को कहते थे जिसका स्वामित्व, प्रबंध और नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है. इसका मतलब सोलो प्रोप्राइटरशिप या एकल स्वामित्व कौन सा व्यवसाय है? जहां पर व्यवसाय का स्वामित्व, प्रबंध और नियंत्रण
एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। बिजनेस के सारे निर्णय, सारे डिसीजंस वो एक ही व्यक्ति लेगा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? सोलो प्रोप्राइटरशिप। अगर एक बहुत साधारण शब्दों में कहा जाए ना, तो सोलो प्रोप्राइटरशिप में स्वामी ही सर्वे सर्वा होता है। सर्वे सर्वा का मतलब जो भी निर्णय लेने हैं वो किसके द्वारा लेने हैं? स्वामी के द्वारा। जो भी व्यवसाय किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? स्वामी के द्वारा किया जाएगा। अब इसके लक्षण या इसके फीचर्स की या इसके हम विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली जो इसकी विशेषता निकल करके आती है वो है निर्माण एवं समापन में सरलता। स्टार्टअप एंड एंड इज इजी टू स्टार्ट एंड ऑल्सो इजी टू वाइंड अप, कि हम इसको बहुत इजीली स्टार्ट कर सकते हैं और उतना ही इजीली इसको क्या कर सकते हैं? हम एंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसको स्टार्ट करने के लिए चाहिए क्या? एक व्यक्ति जो कोई बिजनेस करना चाहता है, सपोज दैट एक सब्जी वाला है जिसको एक व्यवसाय प्रारंभ करना है कि वो सब्जी की दुकान लगाना चाहता है, तो उसके लिए उसे किसी वैधानिक आवश्यकताओं की जरूरत नहीं है जिनकी वो पूर्ति करे। वो जाएगा सब्जी मंडी से कुछ सब्जियां लेकर आएगा, अपने घर के बाहर या जहाँ भी उसको उसकी दुकान लगानी है वो वहाँ पर उसकी दुकान लगा लेगा। बहुत आसानी से इसका निर्माण किया जा सकता है, उतनी ही आसानी से इसका समापन भी किया जा सकता है। मतलब जिस दिन उस सब्जी वाले ने सोच लिया कि आज के बाद मुझे ये व्यवसाय नहीं करना है, वो सब्जियां लेने नहीं जाएगा और वो अपनी दुकान नहीं खोलेगा। बिजनेस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? स्वतः ही बंद हो जाएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या निकल कर आया? निर्माण और समापन में सरलता। वैधानिक आवश्यकताओं की या वैधानिक औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती है। सेकंड, दायित्व। एकल स्वामी का जो दायित्व होता है वो कैसा होता है? असीमित होता है। असीमित का मतलब उस व्यवसाय की दायित्व अगर उसकी संपत्तियों, उसकी व्यावसायिक संपत्तियों से ज़्यादा होते हैं तो ऐसे समय में हम उसकी व्यक्तिगत संपत्तियों का उपयोग कर सकते हैं व्यावसायिक दायित्वों की पूर्ति के लिए। इसीलिए कहा जाता है एकल दायित्व या एकल स्वामी का जो दायित्व होता है वो कैसा होता है? सीमित दायित्व होता है। लाभ का प्राप्त करता और जोखिम का वहन करता। इसका मतलब जितने भी प्रॉफिट होंगे बिजनेस से रिलेटेड वो सारे किसको मिलेंगे? एकल स्वामित्व को, यानी कि व्यवसाय के स्वामी को। इसके साथ साथ जितनी हानियां होंगी वो भी किसको बेयर करनी पड़ेंगी? किसको उठानी पड़ेंगी? उसी स्वामी को। इसको एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम समझें, एक उदाहरण के थ्रू, एक व्यवसाय को प्रारंभ करता है और उस व्यवसाय से उसको प्रॉफिट यानी कि लाभ कितने का हो रहा है? 5,000 रुपये का। तो इस लाभ का हकदार कौन होगा? इस लाभ का हकदार सिर्फ और सिर्फ ए होगा। उसको अपने इस लाभ को किसी और के साथ बांटने की या विभाजित करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके विपरीत यदि किसी प्रकार की हानि या लॉस हो जाती है कि इस साल इसको व्यवसाय में लाभ नहीं होकर के हानि हुई, तो ये 5,000 रुपये की हानि भी कौन उठाएगा? ये ए ही उठाएगा। किसी और को वो इस हानि को बांटने के लिए सम्मिलित नहीं कर सकता है, यानी कि वो यह नहीं कह सकता कि मुझे किसी अन्य व्यक्ति के कारण ये हानि हुई और इस हानि का जिम्मेदार वह अन्य व्यक्ति है। तो जितने भी लाभ यानी कि प्रॉफिट्स होंगे वो भी ए को मिलेंगे और जितनी भी लॉसेस होंगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी किसकी होंगी? ए की, यानी कि उस एकल स्वामित्व की होंगी। व्यवसाय की विफलता से जोखिम को एकल स्वामी को अकेले ही वहन करना पड़ता है। नेक्स्ट, नियंत्रण यानी कि कंट्रोल। व्यवसाय के संचालन एवं उसके संबंध में निर्णय लेने का अधिकार एकल स्वामी के पास होता है।
जैसा मैंने पहले भी बताया था, सरलतम शब्दों में एकल स्वामित्व में स्वामी क्या होता है? सर्वे सर्वा होता है। जितने निर्णय लेने हैं वो सारे निर्णय कौन लेगा? व्यवसाय का स्वामी लेना है। निर्णय कैसे? व्यवसाय से संबंधित ऋण कितना लेना है, अगर आपको कोई लोन लेना है तो वो कितना लेना है, व्यवसाय में किस कर्मचारी को नियुक्त करना है, व्यवसाय से किस कर्मचारी को हटाना है, व्यवसाय के विस्तार के लिए या व्यवसाय में अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए हम कौन सी नीतियां अपनाएंगे, ये सारी चीजें कौन ध्यान में रखेगा? व्यवसाय का स्वामी। इन सभी के निर्णय कौन लेगा? व्यवसाय का स्वामी। नेक्स्ट, अगर हम इसके लाभ और हानि की बात करते हैं, लाभ और हानि का मतलब एकल स्वामित्व व्यवसाय के अपने कुछ लाभ और अपनी कुछ हानियां हैं। सबसे पहला इसका जो लाभ है वो क्या है? शीघ्र निर्णय। एकल स्वामित्व किसी भी निर्णय को शीघ्र अतिशीघ्र ले सकता है और उसको अपने निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है कि वो जो भी निर्णय ले अपनी स्वतंत्रता से ले सकता है। अब निर्णय लेने की स्वतंत्रता का मतलब, हमारे व्यवसाय का स्वामी कौन था? ए था। उसको निर्णय लेना था कि उसको लोन लेना है 50,000 रुपीज का। अब वो ये डिसीजन ले सकता है कि उसको लोन लेना है या नहीं लेना है। इसके लिए उसे किसी अन्य व्यक्ति की अनुमति या परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अकेला बिजनेस का स्वामी है, ओनर तो वो अकेला ही है। इसके विपरीत अगर दो व्यक्ति होते, ए और बी, सेम चीज मैं कहती हूँ, उनको भी लोन लेना था 50,000 रुपये। ए कह रहा है मुझे लोन लेना है और बी कह रहा है मुझे लोन नहीं लेना है, तब ऐसी कंडीशन में निर्णय लेने में देरी होगी। ऐसी कंडीशन में हम निर्णय सरलता पूर्वक और शीघ्र नहीं ले सकते, क्योंकि सिर्फ ए को निर्णय लेने की पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। निर्णय कौन लेंगे? ए और बी दोनों मिलकर लेंगे। तो इस प्रकार जो सोलो प्रोप्राइटरशिप होती है, एकल स्वामित्व होता है, उसमें निर्णय लेने में स्वतंत्रता प्राप्त होती है। सूचना की गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंफॉर्मेशंस को हम गुप्त रख सकते हैं। व्यवसाय से संबंधित काफ़ी ऐसी सूचनाएं होती हैं, बहुत सारी ऐसी सूचनाएं होती हैं जो यदि किसी अन्य व्यक्ति को पता चलती हैं तो उससे व्यवसाय को हानि हो सकती है। तो ऐसी सूचनाओं को गुप्त रखना यानी छुपा के रखना बहुत आवश्यक होता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? ऐसी स्थिति में अगर एकल स्वामित्व है, वो अकेले ही व्यापार का संचालन कर रहा है, तो वो सूचनाओं को ज़्यादा अच्छे से गुप्त रख सकता है। जैसे हमारा व्यवसाय का स्वामी ए था, ए के पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी, तो वो कभी भी इन इन्फॉर्मेशन को मार्केट में जाके नहीं बोलेगा या किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताएगा, क्योंकि उसको पता है अगर मैं ये इन्फॉर्मेशन बाहर देता हूँ तो मेरे ही व्यवसाय को हानि होगी और उस हानि को मुझे अकेले ही वहन करना पड़ेगा। जबकि जब दो व्यक्ति होंगे तो सूचनाओं को गुप्त रखना ज़्यादा मुश्किल होगा। ए ने तो बातें छुपा ली पर बी ने बाहर जाके बता दी, तब तो ऐसी कंडीशंस में सूचनाओं को गुप्त रखना थोड़ा सा कठिन कार्य हो जाता है। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष प्रोत्साहन यानी डायरेक्ट मोटिवेशन। प्रबंध के जब हम काम करते हैं ना एकल स्वामित्व, तो जैसे जैसे वो व्यवसाय में लाभ कमाता जाता है, वैसे वैसे ही उसको व्यवसाय में अपने आप मोटिवेट होता जाता है। क्यों? क्योंकि वो अपने खुद के प्रयत्नों से लाभ को प्राप्त करता है। अर्निंग कैपेसिटी उसकी बढ़ती जाती है। जैसे ए ने व्यवसाय स्टार्ट किया, उसको फर्स्ट ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ? 5,000 रुपीज़ का। ए को क्या लगा? ये जो भी लाभ हुआ वो उसके एफर्ट्स के कारण हुआ,
उसके प्रयत्नों के कारण हुआ और उसको 5,000 रुपये का लाभ मिला और इस लाभ का हकदार सिर्फ और सिर्फ ए है, उसको ये लाभ किसी और के साथ नहीं बांटने हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो और ज़्यादा मोटिवेट होगा कि मैं सेकेंड ईयर में इतनी मेहनत करूँ कि मेरा प्रॉफिट कितना हो जाए, 15,000 हो जाए। थर्ड ईयर में वो और मेहनत करेगा और मोटिवेट होगा, किस लिए कि उसका प्रॉफिट 20,000 रुपये तक हो जाए। तो इस तरीके से जब उसको व्यवसाय में सफलता मिलती जाती है, यानी वो जितना लाभ प्राप्त करता है वो उतना ही ज़्यादा प्रोत्साहित यानी मोटिवेटेड होता है। नेक्स्ट इसका जो एडवांटेज है, उपलब्धि का एहसास, अचीवमेंट। जैसे जैसे व्यवसाय सक्सेसफुल होता जाता है वैसे वैसे उसको अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि का एहसास होता है, वो संतुष्ट होता जाता है कि मेरी मेहनत के परिणाम स्वरूप आज मेरा व्यवसाय या बिजनेस सक्सेसफुल हो रहा है। नेक्स्ट, स्थापित करने एवं बंद करने में सुगमता। जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी थी कि सोलो प्रोप्राइटरशिप को स्टार्ट करने के लिए किसी भी प्रकार की लीगल फॉर्मेलिटीज यानी वैधानिक औपचारिकताओं की आवश्यकता नहीं होती है या बहुत कम होती है, इसीलिए इसको स्टार्ट करना बहुत इजी है। जो एग्जाम्पल मैंने पहले भी समझाया, आज एक सब्जी वाला है, एक फ्रूट वाला है, एक दुकानदार है, अगर उसको अपना व्यवसाय स्टार्ट करना है तो वो जब चाहे अपने व्यवसाय को प्रारंभ कर सकता है, उसे किसी से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसके विपरीत अगर आप कोई कंपनी बनाना चाहते हो तो वहाँ आपको बहुत सारी कानूनी आवश्यकताएं पड़ेंगी। आपको पहले कंपनी का समामेलन करवाना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेशन करवाना पड़ेगा, सीमा नियम और अंतर नियमों को बनाना पड़ेगा। तो ऐसी बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं जो हमें कंपनी के टाइम पे करनी पड़ती हैं। एकल स्वामित्व में ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एकल स्वामित्व को शासित करने के लिए अलग से कोई कानून भी नहीं बनाया गया है, तो बहुत कम रूल्स एंड रेगुलेशंस में हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं और एज वेल एज हम इसको वाइंड अप भी कर सकते हैं, यानी इसको बंद करने के लिए भी आपको किसी और की आवश्यकता नहीं है। तो ये इसके बहुत अच्छे लाभ हैं। पर क्या इतने सारे लाभों के बावजूद भी इसकी कुछ सीमाएं हैं, और है तो वो क्यों है? आज एक पर्सन अकेला बिजनेस कर रहा है तो उस बिजनेस को करके वो लाभ कमा रहा है, फिर भी इसकी कुछ सीमाएं हैं, जिसमें इसकी सबसे बड़ी जो सीमा है वो है सीमित संसाधन। एक व्यक्ति के जो संसाधन होते हैं वो बहुत सीमित होते हैं। सीमित होने का मतलब हर एक पर्सन अपनी कुछ पूंजी तक या कुछ रिसोर्सेज तक लिमिटेड होता है, उससे ज़्यादा वो निवेश नहीं कर सकता। जैसे एक ही पास में व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए सिर्फ 50,000 रुपये की पूंजी या कैपिटल है। कितनी कैपिटल है उसके पास में? सिर्फ 50,000 रुपये की। वो इससे ज़्यादा पैसे किसी भी व्यवसाय में निवेशित नहीं कर सकता, जबकि वो जो व्यवसाय करना चाहता है उसके लिए कितने अमाउंट की रिक्वायरमेंट है? 1 लाख रुपीज़ के कैपिटल की। ऐसे टाइम पे क्या होगा? ऐसे टाइम पे वो इस व्यवसाय को नहीं कर पाएगा। जबकि इसके विपरीत अगर वो साझेदारी में होता, यानी ए और बी मिलकर व्यवसाय करते, तो ए अपने 50,000 रुपये ले देता, बी भी 50,000 रुपये दे देता और दोनों मिलकर कितने 1 लाख रुपए की पूंजी के व्यवसाय को प्रारंभ कर सकते थे। तो सबसे बड़ी जो इसकी लिमिटेशन होती है वो क्या होता है? सीमित संसाधन। हर एक व्यक्ति के संसाधन सीमित होते हैं। दूसरा, व्यवसाय इकाई का सीमित जीवित काल।
सीमित जीवन काल, उनकी जो लाइफ होती है वो क्या होती है, सीमित होती है। सीमित कैसे होती है, ये पूरा व्यवसाय किसके द्वारा संचालित किया जा रहा है, ए के द्वारा। यदि ए की मृत्यु हो जाती है, वो दिवालिया हो जाता है, या वो मानसिक रूप से व्यवसाय करने के लिए स्वस्थ नहीं रहता है, तो वो इस व्यवसाय को नहीं कर पाएगा। ऐसी कंडीशन में उसको उस बिजनेस को बंद करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इसमें निरंतरता या स्थायित्व का अभाव होता है। अगर व्यवसाय के स्वामी को कुछ हो गया तो व्यवसाय अपने आप ही बंद हो जाएगा। असीमित दायित्व, अभी बताया था आप लोगों को मैंने कि व्यवसाय का जो स्वामी होता है उसका दायित्व कैसा होता है, असीमित होता है। सीमित प्रबंध योग्यता, सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो है सीमित प्रबंध योग्यता। एक व्यक्ति सभी क्षेत्रों में निपुण हो, ये आवश्यक नहीं है कि एक व्यक्ति मल्टी टैलेंटेड है, वो सभी एरिया का क्या है, एक्सपर्ट है। ये कभी भी आवश्यक नहीं है। और एक जब बिजनेस हम प्रारंभ करते हैं, कोई बिजनेस हम जब स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं। हमें ये देखना होता है कि हम बिजनेस से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे बनाएं, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड नीतियाँ कौन कौन सी होंगी। दूसरा, व्यवसाय से संबंधित क्रय किन आधारों पर किया जाएगा और किस आधार पर विक्रय किया जाएगा, लाभ का कितना प्रतिशत होगा, हम कितना मार्जिन रखेंगे, हम कर्मचारियों को किस आधार पर नियुक्त करेंगे और किन आधारों पर हम कर्मचारियों को हटाएंगे, कर्मचारियों का वेतन कितना होगा। ये सारी बातें प्रबंध के अंदर सम्मिलित होती हैं और एक व्यक्ति इन सभी क्षेत्रों में निपुण हो, ये आवश्यक नहीं है। अगर हम इनकी सीमाओं को इस इमेज के द्वारा समझने की कोशिश करें तो एक समय पर एक व्यक्ति को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। ऐसे में वो अच्छे से किसी भी एक गतिविधि को भी परफॉर्म नहीं कर सकता या संचालित नहीं कर सकता है। इसीलिए ये इसकी क्या होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं। तो अब हमारे सामने ये प्रश्न आता है, क्या हमें एकल स्वामित्व व्यवसाय को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एकल स्वामित्व व्यवसाय उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो छोटे व्यवसाय करना चाहते हैं। यानी कि ये व्यवसाय किनके लिए उपयुक्त है, छोटे व्यवसायियों के लिए, छोटे उद्यमियों के लिए, स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्मॉल ट्रेडर्स के लिए, जो अपने बिजनेस को स्मॉल लेवल पर यानी छोटे लेवल पर करना चाहते हैं, जहां सीमित पूंजी और कम संसाधनों की आवश्यकता होती है, वहां एकल स्वामित्व का व्यवसाय बहुत अच्छे से कार्य करता है। हमारे पास फर्स्ट जो हमने पढ़ा वो था एकल स्वामित्व। अब सेकंड हम पढ़ने जा रहे हैं संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। फैमिली आप सबको पता है क्या होती है, एक परिवार जो परिवार के सदस्यों से मिलकर बना होता है, जिसमें माताजी, पिताजी, दादा दादी, छोटे भाई बहन और अन्य सदस्य सम्मिलित होते हैं। क्या ये परिवार भी व्यवसाय कर सकता है? तो हाँ, ये परिवार भी व्यवसाय कर सकता है। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय का विशेष प्रकार का संगठन का स्वरूप है, जो केवल कहाँ पाया जाता है, भारत में ही पाया जाता है। ये संगठन कहाँ अवेलेबल है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। अदर देन इंडिया इस प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे, जिसका स्वामित्व एवं संचालन एक संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य ही करते हैं। इसका प्रशासन हिंदू कानून के द्वारा किया जाता है। इस पर एक्ट कौन सा लगता है, हिंदू लॉ। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब जहां एक पूरी फैमिली मिलकर क्या कर रही है, किसी बिजनेस को ऑपरेट कर रही है, तो इट्स कॉल्ड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली।
व्यवसाय परिवार के मुखिया का नियंत्रण रहता है। इस पर कंट्रोल किसका रहता है? व्यवसाय के मुखिया का, जो कौन बनता है? परिवार का सबसे बड़ा सदस्य, जिसको हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कर्ता किसे कहा जाता है? What do you mean by कर्ता? कर्ता क्या है? तो कर्ता परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता है, जो परिवार का क्या होता है? मुखिया होता है, जो परिवार के सारे निर्णय लेता है। जैसे हम अपने परिवारों की बात करें तो हमारे परिवारों में निर्णय कौन लेते हैं? जो घर के सबसे बड़े व्यक्ति होते हैं, यानी दादाजी या दादी जी। अगर वो नहीं है तो मम्मी पापा, ये हमारे लिए निर्णय लेने का कार्य करते हैं। तो यही कौन कहलाएंगे? कर्ता कहलाएंगे। जैसे इस पिक्चर के अंदर कर्ता कौन होगा? दादाजी। ये कौन होंगे परिवार के? कर्ता। सारे निर्णय बिजनेस से रिलेटेड कौन करेगा? यही करेंगे। बाकी जितने भी सदस्य हैं वो व्यवसाय के सदस्य माने जाएंगे, परंतु निर्णय किसका चलेगा? कर्ता का। नेक्स्ट, इसकी लक्षण या फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर है वो है निर्माण। हम किस तरीके से हिंदू अविभाजित परिवार का निर्माण कर सकते हैं, या किस व्यवसाय को ये कहा जाएगा कि ये हिंदू अविभाजित परिवार है? तो संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय के लिए परिवार में कम से कम 2 सदस्य और एक पैतृक संपत्ति होनी चाहिए जो उन्हें विरासत में मिली हो। यानी इसके लिए एक परिवार में कम से कम कितने सदस्य हो? 2 सदस्य हो। दूसरा एक क्या हो? पैतृक संपत्ति हो। पैतृक का मतलब जो हमें विरासत में अपने दादा नानी से मिली हुई हो। तो अगर कोई व्यवसाय अपनी पैतृक संपत्तियों को लेकर कोई बिजनेस करेगा तो वो क्या कहलाएगा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। फॉर द एग्जाम्पल, राम की एक फैमिली है और ये सब लोग क्या हैं? किसान है। राम एक किसान है, इसका पूरा परिवार किसका कार्य कर रहा है? किसानी का, कृषि कार्यों में लगा हुआ है। इनको एक लैंड विरासत में या पैतृक संपत्ति के रूप में मिली है। तो जब ये अपना इनकम टैक्स भरेंगे ना, तो ये किस तरीके से भरेंगे? एज अ HUF। क्यों? राम की पूरी फैमिली, इंडिविजुअल राम ने, राम की पूरी फैमिली कृषि कार्य कर रही है और उनके पास एक लैंड है जो उन्हें पैतृक संपत्ति के रूप में मिली है। इसका मतलब उनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है बिजनेस का? HUF। वो एक संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार के रूप में कार्यों को कर रहे हैं। नेक्स्ट, दायित्व। अब प्रश्न ये उठता है कि संयुक्त अविभाजित परिवार के सदस्यों का दायित्व कैसा होता है? जैसा हमने एकल स्वामित्व में पढ़ा था कि वहाँ एकल स्वामी का दायित्व असीमित होता है। इसके विपरीत कर्ता को छोड़कर, किसको छोड़कर? कर्ता को छोड़कर अन्य सभी सदस्यों का दायित्व व्यवसाय की सहसमांशी संपत्ति में उनके अंश तक सीमित रहता है। यानी जितना अंश उन्होंने निवेशित किया है, जितना अंश उनका पूंजी में है, उतना ही उनका दायित्व माना जाएगा। अगर हम इसी लैंड की बात करें, इस लैंड में राम को 10,000 रुपये की लैंड दे रखी है, यानी इस भूमि में से 10,000 रुपये की लैंड किसकी है? राम की। तो राम का दायित्व कितने तक है? सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये तक। जबकि कर्ता को छोड़ने का मतलब क्या है? कर्ता का दायित्व कैसा होगा? असीमित। बाकी सभी सदस्यों का दायित्व सीमित होगा, कर्ता का दायित्व कैसा होगा? असीमित दायित्व होगा। इसके बाद जो इसका
अगला महत्वपूर्ण लक्षण है वो है निरंतरता या स्थायित्व भी हम इसको कह सकते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था एकल स्वामित्व में सीमित जीवन काल। सीमित जीवन काल का मतलब क्या था? अगर व्यवसाय के स्वामी की मृत्यु हो जाएगी तो व्यवसाय अपने आप ही बंद हो जाएगा। हिंदू अविभाजित परिवार में ऐसा नहीं है। अगर कर्ता की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ इसमें सर्वे सर्वा कौन है? कर्ता। अगर इसकी मृत्यु भी हो जाती है तो भी ये व्यवसाय चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी आयु का जो अगला व्यक्ति होगा वो किसका स्थान ले लेगा? कर्ता का स्थान ले लेगा। यानी अगर दादाजी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उनका जो सबसे बड़ा पुत्र होगा वो क्या बन जाएगा? कर्ता बन जाएगा, जिससे व्यवसाय में स्थिरता आती है। सभी सदस्यों की संयुक्त स्वीकृति से ही व्यवसाय को समाप्त किया जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्या नाबालिग संयुक्त अविभाजित परिवार का सदस्य बन सकता है? बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि क्या एक माइनर कैन बी अ मेंबर ऑफ अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली? तो यस, एक नाबालिग भी संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य बन सकता है। कैसे बन सकता है? तो व्यवसाय में व्यक्ति का प्रवेश संयुक्त हिंदू परिवार में जन्म लेने के कारण होता है, इसलिए नाबालिग भी व्यवसाय का सदस्य बन सकता है। यानी जैसे ही किसी भी व्यक्ति का जन्म परिवार में होता है वो उस व्यवसाय का सदस्य स्वतः ही बन जाता है। इसीलिए जन्म लेने वाला व्यक्ति या वो बच्चा भी उस परिवार का सदस्य माना जाएगा। संयुक्त अविभाजित परिवार के लक्षणों को पढ़ने के बाद में अब इसके अपने कुछ एडवांटेज और लिमिटेशंस हैं, यानी कि इसके कुछ लाभ और कुछ हानियां हैं। अगर हम इसके लाभों की बात करें तो सबसे पहला जो लाभ है वो है प्रभावशाली नियंत्रण, इफेक्टिव कंट्रोल। व्यवसाय से रिलेटेड, व्यवसाय से संबंधित, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं वो कौन लेता है? कर्ता लेता है। व्यवसाय से रिलेटेड जितने भी निर्णय हैं वो कौन लेगा? कर्ता लेगा। तो कंट्रोल क्या है? प्रभावशाली है, क्योंकि कर्ता कौन है? व्यक्ति, व्यवसाय का सबसे बड़ा व्यक्ति है, तो उसके निर्णय सभी को मान्य होंगे। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा लिए गए निर्णय अंतिम निर्णय होंगे और प्रभावशाली रूप से नियंत्रित किया जा सकेगा। सेकंड, इसका जो एडवांटेज होता है वो स्थायित्व। स्थायित्व का मतलब कर्ता की मृत्यु हो जाने पर भी व्यवसाय चलता रहेगा। ये अभी हाल मैंने आपको समझाया कि स्थायित्व कैसे रहता है। अगर कर्ता की मृत्यु भी हो जाती है तो भी जो अगला बड़ा सदस्य होगा परिवार का वो क्या बन जाएगा? कर्ता का स्थान ले लेगा। तो उसके बिजनेस पे किसी भी तरीके का कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, किसी भी तरीके का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सदस्यों का दायित्व क्या होता है? सीमित होता है। सीमित होने का मतलब सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा धारित संपत्ति तक सीमित होता है। राम के पास लैंड कितने रुपए की थी? 10,000 रुपए की थी। यानी इसका जो दायित्व है वो कितने रुपए तक रहेगा? सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए तक। अगली जो इसकी विशेषता है वो है निष्ठा एवं सहयोग। परिवार के सभी सदस्य आपस में मिलजुल कर कार्य करते हैं तो इससे सहयोग की भावना में वृद्धि होती है, क्योंकि सब एक दूसरे को समझते हैं और निष्ठापूर्वक कार्य करते हैं, ताकि अगर परिवार की प्रगति होगी, उस बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो उनको भी प्रॉफिट मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर निष्ठा एवं सहयोग में भी वृद्धि होती है।
तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो हमें बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। अगर हम संयुक्त हिंदू परिवार का सदस्य हैं तो हमें बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। पहला लाभ है प्रभावशाली नियंत्रण, दूसरा स्थायित्व, थर्ड सदस्यों का सीमित दायित्व और चौथा निष्ठा एवं सहयोग में वृद्धि। लिमिटेशंस इसकी सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है वो है सीमित संसाधन। एक हिंदू अविभाजित परिवार के भी जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं। किसी भी परिवार के संसाधन असीमित नहीं हो सकते हैं, इसीलिए वो व्यवसाय को उतना अधिक बड़ा नहीं कर सकते जितना वो अन्य व्यावसायिक संगठनों के स्वरूप में बढ़ाया जा सकता है। अगर हम इसी एग्जाम्पल या उदाहरण की बात करें, राम के पास जो कुल भूमि थी वो सिर्फ 1 लाख रुपए की थी इस परिवार के पास में, तो वो जो भी कार्य करेंगे अपनी पैतृक संपत्ति यानी 1 लाख रुपए से ज़्यादा पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी जो लिमिटेशंस हैं वो सिर्फ कितनी है 1 लाख रुपए तक। अगर वो चाहें कि मैं 2 लाख रुपए का कोई व्यवसाय करूं तो नहीं, क्योंकि उनके पास इतनी पूंजी ही उपलब्ध नहीं है। तो सबसे बड़ी जो इनकी लिमिटेशन होती है वो है सीमित संसाधन। दूसरी जो लिमिटेशन आती है वो होती है कर्ता का असीमित दायित्व। कर्ता के असीमित दायित्व का मतलब कर्ता को छोड़कर अन्य सभी व्यक्तियों का दायित्व तो हमने यहाँ पे पढ़ा सीमित था, यानी कि उनके द्वारा धारित पूंजी तक ही था। जितना संपत्ति में उनका अंश है उतना ही उनका दायित्व बनेगा, परंतु कर्ता का दायित्व कैसा है? असीमित है। यदि उसकी व्यावसायिक संपत्तियों का उसके दायित्वों की तुलना में कम पड़ जाती हैं, तब उसकी निजी संपत्तियों का भी उपयोग किया जाएगा। तो कर्ता का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है उसका असीमित दायित्व। एक और इसकी जो सीमा होती है वो होती सीमित प्रबंध कौशल। ये पॉइंट हमने एकल स्वामित्व में भी पढ़ा था कि एक व्यक्ति सभी चीज़ों में निपुण नहीं हो सकता है। जब हम प्रबंध करते हैं तो प्रबंध में हमें बहुत सारी चीज़ों को करना पड़ता है, जिसमें होता है नियोजन, नियंत्रण, संगठन। इस तरीके के बहुत सारे कार्य हैं जो हमें प्रबंध में करने पड़ते हैं, और ये आवश्यक नहीं है कि कर्ता इन सभी कार्यों को करने में निपुण हो, वो इन समस्त कार्यों को कर सके, क्योंकि एक व्यक्ति सभी क्षेत्रों में विशेषज्ञ हो ये कहना सही या उचित नहीं होगा। तो यह इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशंस होती हैं। तो इस तरीके से आज हमने संगठन के 2 स्वरूपों के बारे में पढ़ा। सबसे पहला स्वरूप हमने पढ़ा एकल स्वामित्व और दूसरा स्वरूप हमने पढ़ा संयुक्त हिंदू परिवार। इन दोनों की ही अपने कुछ लाभ थे, कुछ हानियां थी। इनके हमने अलग अलग फीचर्स यानी कि लक्षण पढ़े, जिसके द्वारा हम ये पहचान सकें कि किस व्यवसाय को हम एकल स्वामित्व कह सकते हैं और किस व्यवसाय को संयुक्त हिंदू अविभाजित परिवार कहा जाएगा। इससे संबंधित अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं उसको जल्द से जल्द पढ़कर सॉल्व कर सकूं। और मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिए। हम बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, बहुत सारे ऐसे विषय हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहूँगी। तो अगर ये मेरे वीडियोस आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, अपने रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, ताकि मैं उन कमेंट्स ताकि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैं फटाफट सुलझा सकूं। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग द वीडियो।